जेफरी एप्स्टीन। ये नाम सुनते ही जहन में सत्ता, अपराध और रहस्यों की एक ऐसी उलझी हुई तस्वीर बनती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा मामला है जिस पर आज भी बहस जारी है और जिसकी परतें अब तक खुल रही हैं। तो चलिए आज इस जटिल कहानी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या चीज जिनका जिक्र हर तरफ हो रहा है। असल में यही वो पहेली है जिसने इस पूरे मामले को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया है। आज हम इस पूरे मामले को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स का ये रहस्य आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, उस पर क्या आरोप लगे और उसकी मौत कैसे हुई। हम ये भी देखेंगे कि इन फाइलों के अंदर क्या है, पीड़ितों की आवाज़ क्या कहती है, और आखिर में ये मामला हम सबके लिए एक चेतावनी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य की सबसे बड़ी गुत्थी से, एप्स्टीन फाइल्स। आखिर इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जो इस पूरे स्कैंडल के केंद्र में है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई एक अकेली सीक्रेट फाइल नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। असल में ये नाम उन हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेजों को दिया गया है जिनमें कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, गवाहों के बयान हैं, प्राइवेट जेट्स के ट्रैवल डिटेल्स हैं और ईमेल्स हैं। ये सब मिलकर एप्स्टीन के नेटवर्क और उसके काले कारनामों का एक तरह से कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, जेफरी एप्स्टीन। एक स्कूल टीचर से वो कैसे एक बेहद अमीर और ताकतवर फाइनेंसर बन गया, ये सफर भी काफी अजीब है। 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए जेफरी एप्स्टीन ने अपना करियर एक स्कूल टीचर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्द वो फाइनेंस की दुनिया में आ गया और देखते ही देखते उसने बेहिसाब दौलत और रसूख कमा लिया। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उसके आलीशान घर थे और कैरिबियन में तो उसका एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड था जो बाद में उसके अपराधों का एक बड़ा अड्डा कहलाया। चलिए अब जरा इस केस की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं, कैसे एप्स्टीन के अपराध दुनिया के सामने आए और फिर कैसे उसकी कहानी का अंत हुआ। ये कहानी 2000 के दशक की शुरुआत में सामने आई, जब फ्लोरिडा में कुछ नाबालिग लड़कियों ने उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। लेकिन 2008 में एक बहुत ही विवादास्पद डील के तहत उसे बस कुछ महीनों की सजा हुई, जिससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। फिर सालों बाद जुलाई 2019 में उसे न्यूयॉर्क में यौन तस्करी के गंभीर आरोपों में दोबारा गिरफ्तार किया गया। पर इससे पहले कि उस पर मुकदमा चलता, अगस्त 2019 में वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक तौर पर मौत की वजह आत्महत्या बताई गई, लेकिन इस पर आज भी कई सवाल उठते हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, आखिर इन फाइलों के अंदर है क्या। चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जैसा कि हमने पहले बात की, इन फाइलों में अदालती रिकॉर्ड्स हैं, पीड़ितों और गवाहों के दिल दहला देने वाले बयान हैं, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स हैं और उसके शक्तिशाली दोस्तों के साथ ईमेल्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसी कई चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करते हैं। और जो बात इन फाइलों को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाती है वो ये है कि इनमें दुनिया के कई जाने माने और ताकतवर लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बेहद बेहद जरूरी है। किसी का नाम इन दस्तावेजों में आने का मतलब अपने आप में ये नहीं होता कि वो किसी अपराध में शामिल है। कई बार नाम का जिक्र सिर्फ इस संदर्भ में होता है कि कोई व्यक्ति एप्स्टीन से मिला था या शायद उसके प्लेन में सफर किया था। तो नाम आना और दोषी होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इस पूरे शोर शराबे और विवादों के बीच हमें उस सबसे जरूरी पहलू को कभी नहीं भूलना चाहिए, पीड़ितों की आवाज और न्याय के लिए उनकी बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। कई सर्वाइवर्स ने बड़ी हिम्मत दिखाकर अपनी आप बीती दुनिया को सुनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे बहुत कम उम्र में उन्हें पैसों का लालच देकर या बहला फुसलाकर इस भयानक जाल में फंसाया गया था। उनकी कहानियां ही इस मामले की असल भयावहता को दुनिया के सामने लाती हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद भी न्याय की लड़ाई रोकी नहीं। उसकी संपत्ति से पीड़ितों के लिए एक मुआवजा फंड बनाया गया। इस केस ने दुनिया भर में यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों पर एक बहुत जरूरी बहस छेड़ी और ये भी सिखाया कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ितों को उनका सम्मान और जिंदगी वापस लौटाने में मदद करना भी है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये मामला हम सबके लिए क्यों जरूरी है।
ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है, और इसकी विरासत को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यह मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता, पैसा और कानून के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या न्याय की तराजू वाकई सबके लिए बराबर होती है, या फिर अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए नियम बदल जाते हैं। और आज के दौर में एक बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है, आधिकारिक दस्तावेजों और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच फर्क करना। इस मामले को सही से समझने के लिए हमें अदालती रिकॉर्ड और सबूतों जैसे भरोसेमंद स्रोतों पर ही यकीन करना चाहिए, न कि सुनी सुनाई या बिना पुष्टि वाली बातों पर। ये मामला इतिहास में हमेशा एक चेतावनी के तौर पर याद रखा जाएगा कि जब सत्ता और पैसा बिना किसी जवाबदेही के बढ़ते हैं तो उसके नतीजे समाज के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है?